मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे चीफ गेस्ट को, जो हमारे बहुत ही अपना समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे हैं, डॉक्टर रविंद्र प्रसाद तिवारी जी। उनके बारे में बहुत सारे इलेबोरेट वे में डॉक्टर एच.एस. सिद्धू सर ने आपको उनका परिचय दे दिया है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी और मैं माइक हैंड ओवर कर रही हूँ सर को। सत श्री अकाल, नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। इस कोचिंग सेंटर के संस्थापक अरोड़ा जी और इसमें वैल्यू एडिशन के लिए आने वाले संधू जी, मेरे छोटे भाई MRS PTU के रजिस्ट्रार द्विवेदी जी, इस संस्थान के सभी मेंटर्स और यहाँ आए हुए सभी भारतवर्ष के युवा, जिन पर हमारे देश का भविष्य, इस देश की आर्थिकी को सुधारने के लिए, इस देश की संस्कृति को, संस्कार को सुधारने के लिए और सामाजिक संरचना को सुधारने के लिए जिन युवाओं पर दायित्व है, ऐसे सभी युवागण आप सब यहाँ अपने मन की इच्छा की पूर्ति के लिए आए हुए हैं और उस इच्छा की पूर्ति सीखने और सिखाने से ही संभव है। भारत एक बहुत ही पुरानी सभ्यता का उदाहरण है। शायद भारतीय सभ्यता से पुरानी कोई भी सभ्यता इस पृथ्वी माँ पर नहीं है। जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारी भारतीय सभ्यता का विशेष योगदान है और जो हमारा भारतीय ज्ञान भंडार है, जिसको हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से जानते हैं, और यह इंडियन नॉलेज सिस्टम हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी बहुत अच्छे तरीके से इसका विवरण किया गया है। हमारे यहाँ प्राचीन भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी, जिसको हम गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के नाम से जानते हैं, उसकी विशेषता थी कि वहाँ पर 16 विषय इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी एंड मेटलर्जी और 64 स्किल्स, 64 कलाएं सिखाई जाती थी। तो गुरुकुलों में मानव को मानव बनाया जाता था, युवाओं को जीवन जीने की शिक्षा दी जाती थी और गुरु और शिष्य साथ साथ, जैसे इस संस्थान में मेंटर्स और जो एस्पिरेंट्स हैं वो सब साथ साथ रह करके अपनी यात्रा को सफल बनाने हेतु प्रयत्नशील हैं, उसी तरीके से गुरुकुलों में भी गुरु और शिष्य साथ साथ रह करके जीवन के रहस्य को, इस संसार के रहस्य को जानने की कोशिश करते थे। इसी तरह एक गुरुकुल में एक छात्र था, शिष्य जिसको बोलते थे उस समय स्टूडेंट, वो अपने गुरु से पूछता है, एक प्रश्न करता है। जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो वो प्रश्न करता है कि गुरुदेव, ये यात्रा, सीखने की जो यात्रा है वो महत्वपूर्ण है कि डेस्टिनेशन? आपने अपना डेस्टिनेशन तय किया है UPSC PSC में सक्सेस होने के लिए, आपका डेस्टिनेशन है।
और उस डेस्टिनेशन हेतु आप यात्रा गत हैं, चल रहे हैं उस रास्ते पर कि आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। तो स्टूडेंट पूछता है कि डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है कि यात्रा? तो गुरु का जवाब बहुत ही अच्छा था। गुरु ने कहा, इट इज द कंपनी ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ दैट कंपनी इज वेरी स्ट्रांग, if that company is of mutual respect, and if that company, every moment of that company inspire students to learn, then that company is the most important rather than thinking about the destination and the journey. इस संदर्भ में यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों साथ साथ में हैं, दोनों साथ साथ सीखते हैं, सिखाते हैं, विचार विमर्श करते हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नए नए उपाय सोचते हैं और उनको जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनसे लाभान्वित भी करते हैं। टी.एस. इलियट नाम के एक बहुत बड़े इंग्लिश राइटर हुए। वो भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनके हर एक राइटिंग में भारतीय संस्कृति का रिफ्लेक्शंस होता था। उन्होंने एक बहुत छोटी सी प्रोज लिखी है, 10-12 लाइन की है, छोटी छोटी सेंटेंसेज हैं। उसके बीच की 4 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबको जानने के लिए। टी.एस. इलियट कहते हैं, वेयर इज द लाइफ दैट इज लॉस्ट इन लिविंग, वेयर इज द लाइफ दैट इज लॉस्ट इन लिविंग, वेयर इज द विजडम दैट इज लॉस्ट इन नॉलेज, एंड वेयर इज द नॉलेज दैट इज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। So the first part, where is the life that is lost in living, is satire on our lifestyle, on our purpose of life. And the second part is satire on the education system prevailing, especially in India. हम जीवन का उद्देश्य केवल अच्छी डिग्री हमें मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, अच्छा घर बनवाले, गाड़ियाँ हो जाएं, सभी सुख सुविधा हो जाए, हमारे जीवन का उद्देश्य इसी तक सीमित है। ये जीवन में ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं, लेकिन ये पैराफेरनेलिया है। जीवन का उद्देश्य कुछ दूसरा होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य समाज सेवा होनी चाहिए, जीवन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण होना चाहिए, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उनका उपयोग करना चाहिए। टी.एस. इलियट का आशय उसको लिखने में ये था। और दूसरा पार्ट जो एजुकेशन सिस्टम पर है, जैसा कि माननीय संधू साहब बोल रहे थे अभी जब टीचर का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, ट्रांसमीटर और ट्रांसफार्मर के रूप में, तो अभी शिक्षक ये समझता है कि यदि हम क्लासरूम में किसी भी विषय वस्तु पर इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो शिक्षा पूर्ण हो जाती है। ऐसी बात नहीं है। इंफॉर्मेशन को कैसे नॉलेज में कन्वर्ट करना है। और इस संदर्भ में आप सब लोग जब पढ़ें तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी को अवश्य ध्यान में रखें। 1952 में ब्लूम्स ने पढ़ाने और सीखने की, दिस इज द ओनली फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग एंड दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। सेकेंड इज अंडरस्टैंड, उस अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन से कुछ समझना, क्या है, किस डायरेक्शन में हमें ले जा रहा है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो उस डेटा को, इंफॉर्मेशन को समझना इस सेकेंड लेवल ऑफ लर्निंग।
अंडरस्टैंडिंग। थर्ड वन, आपने जो याद किया, जिसको आपने समझा, जिस डेटा सेट को आपने समझा, उसका एप्लीकेशन पोटेंशियल क्या है। तो अप्लाइंग, थर्ड लेवल ऑफ लर्निंग इज अप्लाइंग। फोर्थ लेवल इज आप उसको, उसके एप्लीकेशन पोटेंशियल को एनालाइज करिए फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट। तो वो हो गया एनालाइजिंग। फिर आप एनालिसिस के बाद आपको जो रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को इवेलुएट करना कि ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी है कि नहीं, ये हमारे उद्देश्य की पूर्ति तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है कि नहीं, और ये राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकता है कि नहीं। तो इसका इवेल्युएशन। और द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज क्रिएटिंग, वेदर वेयर you are able to create new knowledge which will lead you to take civilizational discourse at higher pedestal। उस विषय में आपको उच्चतम स्तर तक, उस विषय को समझने में आपको उच्चतम स्तर तक ले जा सके। तो ये 6 लेवल्स ऑफ लर्निंग है, और ये जब हम सीखें तो इन छठों जो 6 लेवल्स हैं इनको ध्यान में रखें, क्योंकि यूपीएससी और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में इंफॉर्मेशन लेना बिल्कुल नहीं होता है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस होती है। और आप क्रिटिकल एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, जब आप में क्रिएटिविटी डेवलप हो। तो इसमें 6 लेवल ऑफ लर्निंग क्रिएटिंग के लिए ही है, क्रिएटिविटी के लिए ही है, और बाकी जो लेवल्स हैं वो आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए है। तो जब आप किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं अपने मेंटर के साथ, तो इन 6 लेवल्स को आपको ट्रांसग्रेस करना पड़ेगा, तभी आपकी लर्निंग कंप्लीट होगी और तभी आप अपने अपने उद्देश्यों में आपकी पूर्ति हो पाएगी। साथ में हमें एक चीज़ और याद रखना है, हमारी भारतीय संस्कृति में यदि हम माने कि युवाओं को सबसे ज़्यादा इंस्पायर करने वाली कौन पर्सनालिटी थी, तो निस्संदेह स्वामी विवेकानंद जी का नाम हमारे मन में आता है। उन्होंने एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। उस मैनिफेस्टेशन सिग्नल को टीचर्स को समझना पड़ेगा। हर एक स्टूडेंट किस सिग्नल को मैनिफेस्ट कर रहा है, जो उसमें परफेक्शन है, जो उसमें क्वालिटी है, जो उसमें इंटेलिजेंस है। गार्डनर ने एक थ्योरी दी थी, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। उसमें उन्होंने 9 तरह के इंटेलिजेंसेस को डिफाइन किया था, और जिसमें सभी 9 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं उनको सुपरमैन। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, स्वामी विवेकानंद जी के का जो उसकी रूट काज है इस थ्योरी को इवाल्व करने की, स्वामी विवेकानंद का यही है कि हर एक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसे गुण होते हैं, ऐसी क्वालिटी होती है। कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारी सभ्यता में ये माना जाता है कि कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण ना हो, उसी तरीके से यहाँ जितने बैठे हैं या कि दुनिया में जितने भी होमोसेपियंस हैं, ऐसा कोई होमोसेपियन नहीं है जिसमें कुछ न कुछ गुण हो, कुछ न कुछ टाइप, किसी भी टाइप का इंटेलिजेंस ना हो, ऐसा नहीं है। तो लर्नर्स को स्वयं अपनी इंटेलिजेंस जो है उसको समझना है, टीचर्स को समझना है, और फिर मेंटर्स का रोल इतना ही बनता है कि उसको उस गुण में और ज़्यादा निखारे, जिससे कि वो अपने उस गुण को अपना स्किल सेट बना सके और उस कौशल से वो अपना कल्याण कर सके, समाज का कल्याण कर सके और देश का कल्याण कर सके। तो आप सब में क्या क्या खूबी है,
क्या इनहेरेंट पोटेंशियल है आप में, ये आपको भी समझना है और मेंटर्स को समझना है। तभी आप अपने उद्देश्य, जो आपका उद्देश्य है, उसकी पूर्ति आपको तभी हो सकती है। हम सबको विदित है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो अर्ली 19th सेंचुरी में हमारी यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको तहस नहस किया गया और इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारे ऊपर इम्पोज किया गया। और उसका प्रभाव, जहाँ गुरुकुलों में होलिस्टिक लर्निंग होती थी तो वहाँ लर्निंग डिसिप्लिन्स के बीच बहुत सारे कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया गया। पॉलिटिकल साइंस का सोशियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हमें सिखाया गया। सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री से एंड वाइस वर्सा कोई संबंध नहीं है। इस तरीके का कंपार्टमेंटलाइजेशन, जैसे पहले ट्रेन्स होती थी तो यदि एक बोगी में कोई आदमी घुस गया तो दूसरे बोगी में नहीं जा सकता था, उसको किसी दूसरे प्लेटफार्म में उतर के ही फिर दूसरी बोगी में चढ़ना पड़ता था। लेकिन अभी आप देखते हैं कि बोगी जितनी ट्रेन्स की सभी इंटरकनेक्टेड है, तो डिसिप्लिन्स इसी तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए आपको यदि किसी भी कंपटीशन में सक्सेसफुल होना है तो आपको जो डिफरेंट डोमेन नॉलेज है उनको डिस्क्रीट रूप में अलग अलग नहीं देखना, उनके बीच जो अंतर संबंध है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए आजकल जो लर्निंग है उसको हम बोलते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग होनी चाहिए। केवल मल्टी डिसिप्लिनरी ही नहीं, इंटरडिसिप्लिनरी, और इंटरडिसिप्लिनरी से भी काम नहीं चलने वाला है तो ट्रांस डिसिप्लिनरी, इस तरह की लर्निंग हो। मल्टी डिसिप्लिनरी, आप बहुत सारे विषय पढ़ें, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम में अभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। फिर उन विषयों में जो एक विद्यार्थी जो 3-4 विषय 5 विषय पढ़ेगा, उनके विषय में आपस में क्या संबंध है, तो इंटरडिसिप्लिनरी, और फिर उन संबंधों का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं रिसर्च में, और जो समाज की समस्याएं हैं उनकी प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ लर्निंग एंड रिसर्च। ये अभी हमारा लर्निंग लैंडस्केप इतना एडवांस हो चुका है, तो हमें डिसिप्लिनरी लर्निंग से लेकर के मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच तक, इस मूल बिंदु को ध्यान में रख करके हमें आप सबको इस संस्थान में शिक्षा ग्रहण करनी है। इससे आप का जो सक्सेस रेट मैं सोचता हूं कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। शिक्षा और संस्कार दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। शिक्षा ऐसी हो जो संस्कारित हो, और अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हम अपनी जलवायु के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे गुरु नानक साहब जी ने कहा था, पवन पिता पानी गुरु, पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। उनको मालूम था कि हम लोग हवा से भी, पानी से भी और धरती माता के साथ भी खिलवाड़ करेंगे, इसलिए वो दूरदर्शी थे। उन्होंने ये शिक्षा हमें दे की गए थे कि हमें इस शिक्षा का पालन करना है। हमें आज ये सोचना है कि क्या हम इन शिक्षाओं का पालन और अन्य शिक्षाएं, जो ज्ञानवर्धक शिक्षाएं जो मानवता को उच्च श्रेणी तक पहुंचा सकती हैं, उन सीखों को, उन शिक्षाओं को क्या हम अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, ये सोचने की बात है। पंजाब प्रांत का योगदान जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। कोई भी क्षेत्र आप ले लें, भारतवर्ष में यदि टॉप 10 लोगों का आप नाम लिस्ट करें तो कम से कम 5 पंजाब क्षेत्र से ही आपको मिलेंगे, किसी भी क्षेत्र में ले लें।
चाहे इतिहास के क्षेत्र में ले लें आप, चाहे सोशियोलॉजी, चाहे साइंस, चाहे जर्नलिज्म की, चाहे डिफेंस में आप ले लें, किसी भी क्षेत्र में लें, कृषि के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में पंजाब का योगदान का कोई मैच नहीं है। किसी दूसरा प्रांत कहीं मैच ही नहीं कर सकता है। लेकिन आज पंजाब बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा है। एक साथ 6 समस्याएं पंजाब के युवाओं का ग्रहण कर रही हैं। एक समस्या थी कि माइग्रेशन की, बाहर जाकर के पढ़ने की। मैं तो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, अन्य राष्ट्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वीज़ा देना बंद कर दिया। पंजाब से, केवल पंजाब प्रांत से इतनी धनराशि विदेश जा रही है, जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, कि पंजाब के सभी विश्वविद्यालय की साल भर की फंडिंग बहुत अच्छे ढंग से हो सकती। सभी विश्वविद्यालय, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी विश्वविद्यालय हो, सभी बहुत अच्छे ढंग से चल सकते हैं। इतनी धनराशि पंजाब से विदेशों में जा रही है। ये केवल पैसा जाने की बात नहीं है, ये सोशल ड्रेन भी हो रहा है। हमारी यहाँ की जो स्वस्थ संस्कृति है पंजाब की, बाहर युवा जाकर के उससे विमुख हो जाते हैं। और जो दूसरी समस्या है खेती की है, जल, हमारी भूमि और वायु प्रदूषित हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ड्रग की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है। इनमें हम सब लोगों को मिलकर के काम करना है। और इसके साथ साथ एक जो बहुत विकराल समस्या है, जो यहाँ की डेमोग्राफी को 10, 15, 20 साल में बदल देगी, वो है कन्वर्जन की। इतनी तेज़ी से यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, सिक्खी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये हम सब लोगों को इसको संज्ञान में लेना पड़ेगा। इसीलिए हमने अपने विश्वविद्यालय में एक फोरम बनाया है, उसका नाम है रिसर्च फॉर रिसर्जेंट पंजाब। वो पंजाब की इन 6 मूलभूत समस्याओं पर शोध करे और उसके बाद समस्या का समाधान हेतु उपाय सुझाए। हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का यही मैंडेट होता है। केवल पढ़ना पढ़ाना, क्लासरूम में लेक्चर दे देना, यही मैंडेट नहीं होता है। समाज में जो व्याप्त समस्याएं हैं, उन समस्याओं के हेतु गाइडलाइंस तैयार करना, उनके निवारण हेतु उपाय बताना और समाज तक उस उपाय को पहुंचाना। और इसी उद्देश्य से मैंने 6 समस्याएं आप सब लोगों के सामने रखी। तो हम इन समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ सकते। वी कैन नॉट बरी दिस प्रॉब्लम्स अंडर द कारपेट, क्योंकि ये आगे चल के भयानक रूप लेगी। हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी जो क्षमता है उसका ह्रास होगा और राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका कमतर हो जाएगी। इसलिए इन सभी समस्याओं पर ध्यान देना है। एक होलिस्टिक लर्निंग जो कि संपूर्ण मानव हमें बना सके, वो ऐसी शिक्षा। और आप लोग चूँकि एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो और आप लोग फिर बनने के बाद पॉलिसी डिटरमिन करोगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्कीम बनाओगे, समाज की सेवा हेतु आप अपना पूरा जीवन न्यौछावर करेंगे। तो आप में इस तरह की कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होना, उसका विकास होना अति आवश्यक है। तो होलिस्टिक लर्निंग, जिसको 360 डिग्री लर्निंग हम बोलते हैं, उसमें आपको विषय का भी ज्ञान हो, उसमें सामाजिक समस्याओं का भी ज्ञान हो, उसमें आप भारतीय संस्कृति, पंजाब की संस्कृति से भी आप परिचित हों, और जो विश्व की समस्याएं हैं, जो अभी मानव समाज को सुरसा की तरह निगलने के लिए तैयार हैं, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, वो सबसे बड़ी क्राइसिस है क्लाइमेट चेंज की। ये कंपोनेंट आपसे इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाएगा। आप जब इंटरव्यू आप जाएंगे मेन क्लियर करने के बाद, तो पंजाब की क्या समस्याएं हैं इस पर ज़रूर चर्चा होगी। वहाँ पर आपने क्या पढ़ा है, कोर्स कंटेंट, और किसी विषय में इंफॉर्मेशन लेने के बारे में आपसे उसमें नहीं पूछा जाएगा। उसमें केवल जो समस्याएं हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। उन समस्याओं के समाधान है तो आपके मन में क्या विचार है,
तो इसके लिए होलिस्टिक लर्निंग, यहाँ सब्जेक्ट तो आप पढ़ेंगे ही, सब्जेक्ट में आपको पारंगत होना ही है, उसे कोई समझौता नहीं है, लेकिन जो पढ़ने के बाद आप किसी विषय को आपका क्या इंटरप्रिटेशन है वो उसमें भी आपको पारंगत होना है, और इसके साथ साथ आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो मानव हित में है कि नहीं, ये भी यहाँ ये इस लेवल तक का इंटरेक्शन होता है। जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट होता है, यूपीएससी कराती है, पीएससी कराती है, तो इस लेवल तक वहाँ पर इंटरेक्शन होता है। तो आप यहाँ अच्छे ढंग से पढ़ें। मैंने यहाँ की सुविधाएं भी देखी है और यहाँ पर काफ़ी कुछ ठीक चल रहा है। खेल की भी आपको वह है, रिक्रिएशन के लिए भी फैसिलिटी है यहाँ पर। आप यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी बात है, और यहाँ भी जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका आप सदुपयोग करें और आप अच्छे ढंग से अपने उद्देश्य की पूर्ति आपकी हो। मैं यही मनोकामना करता हूँ, जिससे कि पंजाब के साथ साथ इस संस्थान का भी नाम हो, इस संस्थान का भी संस्कार बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।